नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से जीएस फंडा में। जैसा कि आपको विदित है, पिछली कक्षाओं में हम लोग इल्तुतमिश तक चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास हमारी फोकस रहेगी इल्तुतमिश के वंशज, जिसमें नाम आता है रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बाद आप जानते हैं कि तुर्कान-ए-चिहालगानी जो था, उन्हीं का एक सदस्य है बलबन, क्या करता है, सत्ता का हस्ता क्या कहते हैं उसको, अपहरण कर लेता है। एक प्रकार से सत्ता पर वही बैठ जाता है। कौन? बलबन। तो बलबन की कहानी को सेपरेट करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं, रजिया से नासिरुद्दीन महमूद तक की कहानी हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है, इल्तुतमिश की मृत्यु। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्वालियर से लौटा था तो उसके सिक्कों पर जो नाम था वो नाम था रजिया का। लेकिन तुर्कान-ए-चिहालगानी जो एक महिला की सत्ता को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इन लोगों ने, हो सकता है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दबाव बनाकर अंतिम समय में इल्तुतमिश के निर्णय को बदलवा दिया और आखिरकार रुकनुद्दीन फिरोज जो है सत्ता पर बैठा। ध्यान दें, इल्तुतमिश का एक और पुत्र है, नाम है महमूद, लेकिन ये महमूद 1229 ईस्वी में मारा जाता है। इसी का मकबरा सुल्तानगढ़ी में है। अच्छा, अगर मकबरा की बात करें तो इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? इल्तुतमिश का मकबरा है दिल्ली में, और उसके पुत्र महमूद का मकबरा है सुल्तानगढ़ी में। तो आप समझ लीजिए, नासिरुद्दीन महमूद के बाद आपको मैंने बताया कि बैठना तो ये रजिया को चाहता था, लेकिन सत्ता पर कौन बैठा? सत्ता पर गद्दी पर बैठता है रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज। ओके, अब हम रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में चर्चा करेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज, जिसको विलास प्रेमी जीव कहा गया है, क्या कहा गया है इसको? इसे विलास प्रेमी जीव कहा गया है। इसको क्या कहा जाता है? विलास प्रेमी जीव जी। इल्तुतमिश के दरबार में एक नर्तकी थी, शाह तुर्कान। शाह तुर्कान का ये पुत्र है। कौन? रुकनुद्दीन। इसके काल में सत्ता वास्तविक रूप से इसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। किसके हाथों में थी? शाह तुर्कान के हाथों में थी। अब आप ये जानकारी रखो कि जो शाह तुर्कान है, शाह तुर्कान का पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, इसे कहा गया है विलास प्रेमी जीव। शाह तुर्कान एक नर्तकी है। हालांकि कहा जाता है कि विद्वानों को, कलाकारों को, या जो किसी भी कला में निपुण थे, उनको ये बड़ा दान दिया करती थी। सैयदों को, विद्वानों को, है ना, ये बड़ा दान देती थी। लेकिन इसकी कोशिश ये रही कि उसने सत्ता के तौर पर मोनार्की, निरंकुशता स्थापित करने की कोशिश की। और आप जानते हैं कि जब सत्ता अपनी निरंकुशता स्थापित हो जाएगी, होने की कोशिश होगी या हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसमें अत्याचार होने की संभावना ज्यादा रहती है। परिणाम यही निकला। शाह तुर्कान के निरंकुशता स्थापित करने के दृष्टिकोण से जो अत्याचार इसने किए, इसका रिजल्ट यह हुआ कि इसके काल में विद्रोह की एक बयार चल पड़ी। लोग क्या हो गए? विद्रोह हो गए। शाह तुर्कान के हाथों में थी, और ये समझ लीजिए, इसके अत्याचारों के कारण क्या शुरू हो जाते हैं? अत्याचारों के कारण विद्रोह प्रारंभ हो गए। क्या प्रारंभ होते हैं? विद्रोह प्रारंभ हो गए। ओके, दूसरी बात आप देखिए, कहते हैं कि जब विद्रोह हुए तो विद्रोह को दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली से चला। आप सभी जानते हैं कि जिस सत्ता पर रुकनुद्दीन फिरोज बैठा है, उस सत्ता पर रजिया भी दावेदार थी, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन गद्दी रुकनुद्दीन फिरोज को मिल गई थी। जैसे ही ये व्यक्ति दिल्ली से बाहर निकला, रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर, जो उस समय की परंपरा थी, न्याय मांगा। जनता के सामने प्रकट हुई। दिल्ली के अमीरों ने और जनता ने
रजिया को समर्थन दिया और फाइनली इसको हटाकर रजिया गद्दी पर बैठी। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, ये व्यक्ति जो विद्रोह दबाने के लिए गया हुआ है, रास्ते में इसकी सेना भी इसका साथ छोड़ जाती है। किसका? रुकनुद्दीन फिरोज का सेना भी साथ छोड़ देती है। तो कुल मिलाकर सत्ता इसके हाथ से लगभग निकल गई थी और फाइनल चोट मारी किसने? रजिया सुल्तान ने, जिसने लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा और नेक्स्ट सुल्तान हुई। इसके दिल्ली से बाहर जाते ही, दिल्ली से बाहर जाते ही रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से समर्थन मांगा। क्या मांगा जाता है? समर्थन मांगा। अच्छा, इसका परिणाम क्या हुआ ये समझो। जो समर्थन मांगा है, इसका परिणाम क्या रहा? जनता ने समर्थन दिया, रुकनुद्दीन फिरोज की सेना पहले ही बागी हो चुकी थी। परिणाम ये निकला कि बैराम शाह के स्थान पर रजिया गद्दी पर बैठी। बैराम शाह के स्थान पर कौन सत्ता पर बैठी? रजिया सत्ता पर बैठी। अब आप सोचोगे कि चलो ये तो ठीक रहा, लेकिन बैराम शाह क्या हुआ? बाद में बैराम शाह का मर्डर कर दिया जाता है और फाइनल गद्दी पर कौन बैठी? रजिया। रजिया को गद्दी बिठाने में ये समझ लीजिए कि जनता का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये ऐसा पहली बार हुआ कि उत्तराधिकार के प्रश्न पर जनता इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। अमीरों का समर्थन तो था ही, दूसरी बात दिल्ली से बाहर के जो तुर्क अमीर हैं वो ये सोचते थे कि गद्दी पर सुल्तान को गद्दी पर बिठाने का अधिकार केवल हमारा है। लेकिन इस बार जब रजिया गद्दी पर बैठी तो उन अमीरों को रोल नहीं था। फाइनली एक तो रजिया महिला है, दूसरा इसको बिठाने में तुर्क अमीरों को योगदान नहीं है, ठीक है। तीसरा, ये एक कुशल बुद्धि वाली महिला है। फर्क है ये जल्दी ही जो तुर्क अमीर हैं वो इसके क्या हो जाते हैं? विरोधी हो जाते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगली सुल्तान कौन है? रजिया। रजिया सुल्तान। घटनाक्रम आप समझ गए हैं। घटनाक्रम क्या रहा है? रजिया सुल्तान ये बनी है तो इसके नाम उसका रजिया है, ठीक है। 1236 से 1240 ईस्वी तक आप ये सत्ता पर रही। सल्तनत पर बैठने वाली पहली महिला शासिका, सल्तनत की पहली महिला सुल्तान। अच्छा, इल्तुतमिश का मकबरा कहां है भाई? इल्तुतमिश का मकबरा है दिल्ली में, ध्यान रखना। पहली महिला सुल्तान थी, ठीक है। इसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, इसकी चुनौती है कि जो तुर्कान चिहालगानी, जो तुर्क अमीर थे, वो इसकी सत्ता को नहीं बचा पा रहे थे। इसकी चुनौती कौन थे? तुर्क अमीर। तुर्क अमीर। अच्छा, अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि क्या ज्यादा आसान है, तुर्कान चिहालगानी को खत्म कर देना यानी कि 40 तुर्क अमीरों को समाप्त कर देना, या ये ज्यादा आसान है? देखिए, सत्ता में बने रहने के लिए बहुत बड़ी चीज होती है पावर बैलेंस। अगर आप किसी पावर को खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बैलेंस करने के लिए दूसरी पावर को प्रमोट किया जाता है। तुर्क अमीर एक डिक्लेयर्ड बड़ी पावरफुल सत्ता थे, यानी कि इनका जो गुट था ये इसको नष्ट करना आसान नहीं था। परिणाम तय रजिया ने डिसाइड किया कि वो इन तुर्क अमीरों की शक्ति को संतुलित करेगी, इसलिए उसने गैर तुर्की लोगों को बढ़ावा देना शुरू किया। तुर्क अमीरों के गुट, तुर्क अमीरों के गुट को संतुलित करने के लिए, गैर तुर्की लोगों को बढ़ावा दिया। किसको बढ़ावा देती है?
गैर तुर्की लोगों को। ठीक है, अब जो गैर तुर्की लोग हैं, इसी में एक था मलिक याकूत। एक फिल्म आई थी रजिया सुल्तान, उसमें हेमा मालिनी है और धर्मेंद्र भी है। तो उसमें ये मलिक जो धर्मेंद्र है वो एक गैर तुर्की के रोल में था। संतुलित करने के लिए गैर तुर्की लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया। क्या करती है? गैर तुर्की लोगों को प्रोत्साहित करना। अब जो गैर तुर्की लोग हैं, इसी में एक व्यक्ति था, जैसे उदाहरण के तौर पर आप क्या ले सकते हैं? उदाहरण के तौर पर है मलिक याकूत। मलिक याकूत, ठीक है, इसको अमीर ए आखूर का पद दिया गया। कौन सा पद? अमीर ए आखूर का क्या दिया जाता है इसको? पद। अमीर ए आखूर का मतलब है अस्तबल का प्रधान। तुर्क अमीर जो रजिया सुल्तान को सुल्तान के तौर पर इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक तो वो महिला थी, दूसरा बड़ा मामला ये था कि वो पहले पूर्ववर्ती सुल्तान जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज के मुकाबले में कुशाग्र बुद्धि की थी, प्रशासन को संभालने की कोशिश की। ठीक है, इसलिए भी तुर्क अमीर क्या हो गए? इसके विरोधी हो गए। दूसरी एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो तुर्क अमीर हैं, ये मानते थे कि भाई गद्दी पर जो भी सुल्तान बैठेगा उसको बिठाएंगे हम लोग, लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ था। ठीक है, और वो अपने इस अधिकार को छोड़ने को तैयार नहीं थे। फाइनली रजिया ने गैर तुर्की गुट को बढ़ावा देना शुरू किया, जैसे मलिक याकूत। ये बात भी कहीं ना कहीं तुर्क अमीर और रजिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का क्या बन गई? वजह बन गई। ठीक है, हुआ क्या? यह कोट और कुबहा एक प्रकार की टोपी होती है, पहनकर दरबार में आने लगी। क्या हुआ था? ये कोट और कुबा पे इसलिए भी विरोध शुरू हुआ। इस्लाम धर्म में महिला को पर्दा में रहने की बात कही गई है ना, या ऐसा उलेमा परिभाषित करते थे, लेकिन इसने कोट कुबा पहनकर दरबार में आती थी, इसलिए भी तुर्क अमीर और उलेमा वर्ग रजिया सुल्तान से रुष्ट हो गया। देखिए, सब लोग रुष्ट हैं। फाइनली सबसे बड़ी बात यह थी कि रजिया का वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी रजिया से खुश नहीं था। उसने भी रजिया क्या किया था? विरोध किया। किसने? निजाम उल मुल्क जुनैदी ने। फाइनल रिजल्ट यह निकल कर आया कि रजिया के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। रजिया के विरुद्ध क्या प्रारंभ हो जाते हैं? विद्रोह प्रारंभ हो गए। ये विद्रोह बदायूं, लाहौर, मुल्तान के इक़्तिदारों ने किया। खुद इसका वजीर निजामुद्दीन मुल्क जुनैदी भी इसका क्या था? विरोधी था। फाइनली एक ऐसा ही विद्रोह कहां शुरू होता है? तबर हिंद यानी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के द्वारा के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ। ये कहां प्रारंभ हुए थे विद्रोह? विद्रोह लाहौर में हुआ था, विद्रोह मुल्तान में हुआ था, है ना, बदायूं में हुआ, ठीक है, और कहां हुआ? तवर हिंद में हुआ। तवर हिंद यानी कि वर्तमान का भटिंडा। देखिए हुआ क्या कि तवर हिंद व भटिंडा, यहां का इस पर हम चर्चा करेंगे। तवर हिंद या भटिंडा का जो सूबेदार है अल्तुनिया, कौन था? अल्तुनिया। अल्तुनिया से इसका मतलब अल्तुनिया विद्रोह करता है किसके विरुद्ध? रजिया के विरुद्ध। रजिया अल्तुनिया से का विद्रोह दबाने के लिए जब दिल्ली से बाहर निकली, स्थिति वैसी ही थी जैसे रुकनुद्दीन फिरोज समय पैदा हुई थी। तुर्क अमीरों ने तुरंत मलिक याकूत की हत्या कर दी और रजिया के स्थान पर बहराम शाह जो इल्तुतमिश का पोता है उसको सत्ता पर बिठा दिया। ध्यान दीजिए, ऐसी कुछ कुछ घटना रुकनुद्दीन फिरोज के समय में भी हुई थी। तो सूबेदार अल्तुनिया ने क्या कर दिया? तब इनके सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। कहते हैं कि रजिया वहां जाती है, लेकिन जब रजिया दिल्ली से बाहर निकली, अल्तुनिया का विद्रोह दबाने जा रही थी, दिल्ली में उसकी सत्ता पलट गई थी। उसने इस बिगड़ी हुई परिस्थितियों को संभालने के लिए
कूटनीति का सहारा लिया। अंततः उसने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। ठीक है, लेकिन बाद में रजिया अल्तुनिया से क्या कर लेती है? अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। इधर अल्तुनिया से विवाह हुआ, उधर बहराम शाह गद्दी पर बैठा जा चुका है। अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ये कोशिश करते हैं कि पुनः दिल्ली चला जाए और जाने के बाद सत्ता को दोबारा प्राप्त किया जाए बहराम शाह को हराकर। कहते हैं ये दोनों लोग संयुक्त सेना, एक जॉइंट आर्मी लेकर एक जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते थे दिल्ली में, ताकि बहराम शाह को उतारा जाए। जब ये लोग रास्ते में आ रहे थे तो कहते हैं तुर्क अमीरों ने कैथल में एक हिंदू डाकुओं द्वारा रजिया की हत्या करवा दी। से विवाह और सत्ता का संयुक्त प्रयास किया। क्या करता है? सत्ता का संयुक्त प्राप्त करने का संयुक्त प्रयास। लेकिन आप समझ लीजिए 1240 ईस्वी में 1240 ईस्वी में कैथल में, कहां? कैथल में हिंदू डाकुओं द्वारा क्या कर दी जाती है? हत्या। ओके, विद्रोह शुरू हुए। विद्रोह करने वालों में तबर हिंद का सूबेदार अल्तुनिया भी था, लेकिन बाद में परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया और सत्ता को प्राप्त करने का संयुक्त प्रयास करते हैं। लेकिन तुर्क अमीर जो बहराम शाह को गद्दी पर बिठा चुके हैं, रजिया को दिल्ली पहुंचने से पहले ही कैथल, हरियाणा में पड़ता है वर्तमान में, वहां पर हिंदू डाकुओं द्वारा हत्या करवा देते हैं। नो डाउट रजिया एक जिसकी उपाधि है उन्नत उल बिस्वा। ठीक है, तो रजिया ने बहुत कोशिश की सत्ता को संभालने की, लेकिन संभाल नहीं पाई और अंततः उसकी हत्या कर दी गई। मिन्हाज-उस-सिराज कहता है कि और इसमें कोई दोष नहीं था, रजिया बहुत योग्य शासिका थी, केवल इस बात के कि वो क्या थी? एक महिला थी। ठीक है, तो रजिया इसके तत्कालीन इतिहासकार रजिया के प्रशासकीय गुणों की प्रशंसा करते हैं। फेल इसलिए हुई क्योंकि केवल क्या थी? महिला थी। अब 3 सुल्तान आपके बसते हैं, जान लीजिए, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसऊद शाह और नासिरुद्दीन महमूद शाह। इन तीनों को मैं एक वीडियो में कवर करूंगा और देन गुलाम वंश का आखिरी शासक बलबन, वो मैं पूरा एक वीडियो में कवर करूंगा। ओके, वीडियो की ड्यूरेशन हम लोग बढ़ाएंगे। देखिए लॉकडाउन में आप थोड़ा समझ रहे हैं ना, थोड़ा टेक्निकल इशू है, इसमें से हम ड्यूरेशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। इसको रिमूव होते ही लगभग 30, 35, 40 लगभग 1.5 घंटे की वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, ओके।